बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। बहुत साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले की बात है। एक अवाम के शायर थे हबीब जालिब। तो जब उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अज़ीज़ साहब ने बजट अनाउंस किया तो उस बजट पर उन्होंने एक नज़म कही थी जिसका पहला शेर ये था, वो जब ऐलान करते हैं बजट का, गरीबों ही का हो जाता है झटका। और अब उसके बाद फिर कई वज़ीर ख़ज़ाना बदले, कई हुकूमतें आईं, कई हुकूमतें गईं। हबीब जालिब साहब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बजट जब भी आता है तो गरीबों का झटका हो जाता है। क्या इस दफ़ा बजट के बाद गरीबों का झटका होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि गरीबों का झटका नहीं होगा, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए लोगों को। तो इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है कुछ ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से है, और उनसे हम पूछेंगे कि बजट के बारे में उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहज़ाद साहब जो हुकूमत के मशीर बराए ख़ज़ाना हैं, और उनके साथ हैं जनाब सरदार ताहिर महमूद साहब, ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी हैं और ऑल पाकिस्तान रियल स्टेट फेडरेशन के सरबराह भी हैं। अजमल बलोच साहब आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं, और किसानों की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद हुसैन भाट साहब जो मरकज़ी चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के। गुफ्तगू का आगाज़ खुर्रम शहज़ाद साहब आपसे करते हैं। हुकूमत की क्या तरजीहात हैं? हुकूमत हमेशा यही कहती है जी हम अच्छा बजट पेश करेंगे, लेकिन क्या ये बजट IMF की कंडीशंस को सामने रख के बनाया जाएगा या जो गरीब आवाम है जिनका हमेशा झटका हो जाता है, कोई उनके मुफादात को सामने रख के बनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकूँगा। आप समझते हैं यह बजट तरजीहात होता है, जी, बजट का दिन होता है, वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखें, तरजीहात ये हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे कम से कम बोझ हो, कम से कम, और टैक्सेस को बढ़ाया ना जाए। तरजीहात ये हैं। ये तो बड़ी अच्छी तरजीह है। मैं ये कह रहा हूँ टैक्सेस को बढ़ाया ना जाए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे। दूसरी बात ये है कि 3-4 जो थीम्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, एक तो रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो शुरू हुआ है, डिबेट ये की जा सकती है कि उसमें तेज़ी हो, किस तरह से हो, बट रिफॉर्म का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें प्राइवेटाइजेशन है, उसमें पेंशन्स हैं, टैक्स है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर जो है राइट साइजिंग है। ये सब चीज़ें बजट के साथ अलाइंड हों, और बजट में इस तरह की पॉलिसी मेजर्स हों जो कि इस रिफॉर्म प्रोसेस को बेहतर करें, बढ़ाएं, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है आहिस्ता से टिकल डाउन होकर आम आदमी पे आए। सेकेंडली ये कि प्राइवेट सेक्टर को जगह मिले, इकॉनमी को ड्राइव करने के लिए। तीसरी तरजीहात ये कि एक्सपोर्ट जो है प्रायोरिटी हो, एक्सपोर्ट ड्रिवन हो, यानी कि हम बाहर चीज़ें अशिया दुनिया में कम्पीट कर सके, इस तरह का बजट हो जिसमें सपोर्ट हो एक्सपोर्ट सेक्टर को। चौथी ये है कि जी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े, और पांचवा ये कि जो ओवरऑल जो बर्डन है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कम से कम हो। तो देखें, ओवरऑल जो थीम है बजट की वो एक्सपोर्ट लेड, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन भी हो। ये भी इंशाल्लाह आप करेंगे, हम कोशिश ये सारी कर रहे हैं, लेकिन ये बजट डे पे आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि हम क्या मेजर्स ला रहे हैं। सरदार ताहिर महमूद साहब, अब आप सनतकारों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और रियल स्टेट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बताएं कि आपको क्या तवक्कुआ है, ये बजट कैसा होगा? जी हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसा होना चाहिए? आपने प्रपोजल्स भी तो दिए ना। जी, थैंक यू वेरी मच हामिद साहब, आपके इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज़ाहिर है ये प्री बजट कंसल्टेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी तमाम चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव्स को मदऊ किया था अपने पास PM हाउस में, और वहाँ हमने अपनी तमाम जो तजावीज़ थी वो PM साहब को दी, जिसमें मेनली हम समझते हैं कि गवर्नमेंट भी पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही है कि कंस्ट्रक्शन का शोबा चले ताकि 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ चलें। पिछली दफ़ा आपको पता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने ख़त्म की थी, 3% थी जो, उसके बाद अब इस साल FCC ने, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, वो 7E जो डीम रेंटल इनकम था वो ख़त्म किया। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो 4% थी, उसको लास्ट टाइम 1% पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो किया। और उसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो 236C और 236 की और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कोई भी आप
कमोडिटी परचेज़ करते हैं तो उसके परचेज़ करने के ऊपर टैक्स हो सकता है, लेकिन उसको आप घर मुंतकिल करके लेके आते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। ये रियल एस्टेट में 13% से लेके 38-40% तक ट्रांसफ़र के ऊपर ये कॉस्ट आती थी, जिसमें से कुछ कम हुई है, कुछ फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं थी गवर्नमेंट के पास, IMF की कंडीशन है। इसके बावजूद गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये 236C और 236K को भी किसी हद तक जो है वो कम किया जाए। अब ये बजट डे पे पता चलेगा कि क्या उसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए। कंस्ट्रक्शन के लिए 100D फिक्स टैक्स था पहले, वही हमारी कोशिश और प्रपोज़ल ये है कि वो 100D हो, हमें FBR के आमने सामने ना जाना पड़े। और फिर लेकिन आप बुरा ना मनाएं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में टैक्स चोरी बहुत होती है, वैसे भी घपले बहुत होते हैं, लेकिन टैक्स चोरी बहुत होती है। सर जब आप 100D लगा देंगे तो 100D में ये है कि मैं अगर 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरे ऊपर एक टैक्स लग जाएगा। मुझे वो टैक्स जमा कराना है, ना आपको जाके किसी के साथ डील करनी पड़ेगी और ना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो डिप्लीट होगा। हमें पता होगा कि हम 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया बना रहे हैं और उस मल्टीप्लाई बाय 100 है या 150 रुपये है, ये हमारे पैसे बनते हैं। तो ना हम ब्लैकमेल होंगे, ना हमें कोई ब्लैकमेल कर सकेगा। अच्छा अजमल बलोच साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो है उसके साथ आप वाबस्ता हैं। एक शिकवा लोग ये करते हैं कि ये जो रिटेलर्स हैं, आम ताजर या छोटे ताजर जो हैं, ये टैक्स नहीं देते और अगर टैक्स मांगे तो हड़ताल की धमकी दे देते हैं। तो ये बताएं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह FBR है या इसकी वजह एक मजमूई हमारा एक कल्चर है, समाजी रवैया है, या कोई और वजह है? क्या मसला है? देखिए बात ये है कि ये जो इल्ज़ाम है ना, मैं कहता हूँ ये सरासर गलत है। ठीक है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा ताजर है पाकिस्तान के अंदर। हर ताजर बिजली के बिल के ऊपर एडवांस इनकम टैक्स 10% अदा करता है। कोई ऐसा ताजर साइकिल को पंचर भी लगाता है ना, वो भी जब बिजली का बिल जमा कराता है तो 10% एडवांस इनकम टैक्स अदा करता है। अब FBR करता क्या है मैं आपको बताऊं। ये एक ह्यूज अमाउंट है जो डिस्कोस के अकाउंट से FBR को जाती है। कभी नहीं बताया इन्होंने कि ये कितना पैसा आता है। अगर वो बंदा रिटर्न अपना गोशवारा दाखिल कर ले तो उसको रिफंड देना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 लाख की आमदन वाला नहीं होगा। इतना ताजर 25-30 लाख ताजर तो ऐसा है, उसका पैसा सारा इनके पास मौजूद है। अब लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं। इदारा जो है, सच्ची बात यह है कि इदारा टैक्स आज तक हमें कोई अच्छा कलेक्टर नहीं मिला जो हमसे टैक्स वसूल कर सके। कभी किसी को बिठा देंगे, हमेशा डंडे वाले लोगों को, जो DC होगा उस लेवल के जो लोग ऊपर आते हैं ब्यूरोक्रेट, उनको बिठा देते हैं और वो कहते हैं अभी भी यकीन करें डंडे के ज़ोर पे दुकानदारों को सील की गई दुकानें, पकड़ा गया, आते हैं 2 लाख देता है, 10 लाख जमा कराओ, नहीं तो हम तुम्हारा खाता खोल देंगे। डरा डरा के लोगों से टैक्स लिया है। जहाँ पॉइंट ऑफ सेल लगी हैं वहाँ पे मंथलियाँ चल रही हैं। तो आपने कोई प्रपोजल्स दिए हैं हुकूमत को इस दफ़ा बजट मैं के पहले लिए? दिन से देखें, आपको याद होगा काफ़ी अरसा पहले जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि 17 दिन कारोबार बंद रहा पूरे पाकिस्तान में और फौज आई और सर्वे शुरू हो गया। उस पर भी जब उनको पता चला, वो कहते थे कि दुकानों के अंदर जो सामान आता है दुकानदार किधर से लाता है। हमने कहा ये उधार का है। जब उनको पता चल गया ये उधार का होता है तो फिर वो पीछे हट गए और हमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम दे दी। शौकत अजीज साहब, हाँ। उन्होंने FBR को हमसे दूर कर दिया कि FBR का कोई भी एहलकार आपकी प्रेमिसेस पे नहीं आएगा, दुकान पे नहीं आएगा, आप टैक्स दें। और हर साल उन्होंने ये दावा किया कि 3 गुना ज़्यादा टैक्स आता है। हम अभी भी इनको यही सजेशन दे रहे हैं, जितनी दिए हैं, डेढ़ माह हो गया, 2 माह इनके साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप एक फ़िक्स टर्नओवर टैक्स कर दें कि मेरा फ़र्ज़ किया अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो मुझ पर 1 लाख रुपए टैक्स वो तो हो गया ना, 1 लाख टैक्स हो। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये फ़िक्स किया है इन्होंने। अगर ये यकीन करें, इसको बंद ना करें। मुसीबत ये होती है कि पहले ताजर 2 स्कीम ला के 3 माह में 10,000 लोग इंटर हुए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट बंद करा देता है। ब्यूरोक्रेट हमारे ऊपर हावी है, वो सियासतदानों वो क्यों बंद करवाता है? वो इसलिए बंद करवाता है कि इस स्कीमों में उनकी जेबों में पैसा नहीं जाता है। असल मसला ये है। क्यों जी खुर्रम शहजाद साहब, ये जो शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो ये काम हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद हुकूमत की टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ तो ये ब्यूरोक्रेसी ने बंद करा दिया। अब आप फिर इसको शुरू कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सही है। देखें मैं आपको एक चीज़, थोड़ा सा नंबर्स हम शेयर कर लेते हैं। हमारे कोलीग्स के कंसर्न्स भी हैं ऑफ कोर्स, और दूसरे एंड पे आपको पता है रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, ये पूरा एक सेगमेंट है हमें साहब। ये जो हमारी मईशत है, मईशत के अंदर तकरीबन 20% इसका हिस्सा है। और अगर मईशत आपकी जो है 450 बिलियन डॉलर्स है, तो उसका 20% तकरीबन 90 बिलियन डॉलर्स बनता है। तो आप समझ सकते हैं। और जो टैक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड का, वो 1% भी रफली नहीं रहा। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। देखें, कलेक्ट करके देना टैक्स एक और चीज़ होती है, अपनी इनकम पे टैक्स देना एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये दोनों टैक्सेस होते हैं। तो ये जो स्कीम की अब बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये बड़ी आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें और डिटेल्स भी आएंगी कि इसके अंदर फिक्स टैक्स ही किया है और फिक्स टैक्स मिनिमम किया है। यानी कि फिक्स एक ऐसा नहीं और है, ये सिर्फ ताजरों पे नहीं है, ऑब्वियसली ये रिटेल सेक्टर है ना पूरा। हाँ। तो ये मेरे कुलीग बड़ी ज़बरदस्त कंसल्टेशंस हुई हैं इस पे, आपको पता है। और ये विन विन है दोनों तरफ के लिए। और देखें, अच्छी बात ये है कि अगर टियर 2 टियर 3 दुकान है तो उस पर एक QR कोड लगेगा। और बड़ा इशू रहता है ना कि FBR वाले बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, तो उस टैग की वजह से FBR वहाँ पे नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वहाँ पे उस वो टैग किसी पे दुकान में घुस के जी। और जो ताजर वही है, कह रहा हूँ, उसको थप्पड़ नहीं मार मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उसमें क्या होगा कि वो जो मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि QR कोड पे अगर आप वो स्कैन करेगा तो उसमें ये आएगा कि ये एक जिम्मेदार टैक्स पेयर है, ये कंप्लायंट है, इस पे किसी तरह की कोई जो है आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो देखें, और वो कितना देगा टैक्स कम से कम? देखें 1% और 25,000 रुपये मिनिमम। अच्छा। और एनुअल टर्न और टैक्स नेट में इजाफा होगा? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको नंबर बताता हूँ। जो रिटेल का नंबर है ना, जो कि टैक्सेबल है, वो तकरीबन 35-36 लाख के करीब है। ये नेट नंबर बता रहा हूँ मैं। वैसे तो 42-43 लाख हैं, कोई एडजस्टमेंट्स होती हैं, आपको पता है कराची केस के। ये मैं बता रहा हूँ जो बिलिंग के थ्रू होता है ना, आपके ये जो डिस्कोज है इनके थ्रू जो बिल देते हैं, तो मैं उनकी बात करूँ। देखें, एक ऐसी स्कीम लाना बड़ा ज़रूरी है जिसमें दोनों का जो है वो एक कंसेंट हो। तो मेरे ख्याल में शुरुआत है, अच्छी है, और आई थिंक बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखिए, ये बड़ा होता है ना कि जी सैलरीड क्लास, और आपके प्रोग्राम में भी कितना हम जो है बात करते हैं कि सैलरीड क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उस पर देखिए 3-4 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर बर्डन नहीं होना चाहिए, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होना चाहिए, और इतना बड़ा GDP का हिस्सा जो कि डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है और टैक्स भी नहीं देता, तो वो आए साथ में। तो सैलरीड क्लास पर टैक्स कुछ कम होगा? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे मिनिमम जो है बर्डन हो और ब्रॉडनिंग ज़्यादा हो। ये मेन थीम होनी चाहिए। अच्छा जी, अब खालिद हुसैन भाट साहब से भी बात करते हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएं कि आपको क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस नए बजट में हुकूमत क्या इक़दामात करे कि जिससे पाकिस्तान में जो ज़रई शोबा है और ख़ास तौर पर जो किसान है उसको भी फ़ायदा हो? अमन मीर साहब, पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने तो हमें इनवाइट कर लिया, लेकिन जो 70% मुल्क ज़राअत पर चल रहा है उसका किसी नुमाइंदे से गवर्नमेंट ने बातचीत नहीं की। बाकी सब इंडस्ट्री वाले, सब लोग, गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है कि आपको बजट में क्या चाहिए, किस तरह ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है। हम आप पे खुश हैं कि आपने हमें बुला लिया और हमारी बात आला वालों तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले तो आप 2024 में जो खाद हमारी बजट में 13,000 थी, 25 में 15,000 हो गई, और अभी 17,000 रुपये हमें बैग मिल रहा है। उसके अलावा हमने अभी मैं बलूचिस्तान में हूँ और आप बलूचिस्तान को बेहतर जानते हैं अमीर साहब। इस टाइम अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है तो 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस बजट में करने थे। उस पर हमने बड़ी कोशिश भी की। CM बलूचिस्तान से हमने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखवाया कि आप बराए मेहरबानी, ये हमारा लेटर है, हमारे 2-3 डैम है। सबसे पहले कच्ची कैनाल जो है उस पे 8-10 लाख एकड़ आबाद होना है, और इस टाइम उस एरिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट उस कच्ची कैनाल को इस साल बजट रख के कंप्लीट कर दे। दूसरा हमारा बुलान डैम है, बुलान डैम के नीचे सुकले जी डैम है, उसके भी हमने लेटर लिखवाए हैं कि खुदा के वास्ते हमारे बलूचिस्तान में इस टाइम दहशतगर्दी है, और अगर ज़राअत पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि ज़राअत ही वाद हल है, क्योंकि ना तो इंडस्ट्री है ना कोई ऐसा अदारा है जिससे बलूचिस्तान आगे जा सके। लेकिन पता नहीं किसमें बजट है, ना हमसे पूछा है ना हमसे बात की है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन आला वालों तक और बजट में अपना हिस्सा बनने में नाकाम हो। अभी तो आपकी आवाज़ पहुंच गई है ना इनके, और बताएं। हम इसी पे खुश हो गए सर। अल्लाह आपको और दो तीन तजावीज़ बता दें
एक दो दिन में दूसरा सर, बजट। चश्मा राइट कनाल हाँ। बैंक है जो खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी नहर है सर, हाँ और तौसा भी उसको लगता है पंजाब से 6-7 लाख एकड़ ज़राई जमीन सर उस पे है, लेकिन उस फेडरल के अंडर है और 5 अरब रुपए उसका उस टूट फूट का शिकार है, पानी आगे टेल पर जा नहीं रहा। हमने केपी के गवर्नमेंट सीएम से भी बड़ी रिक्वेस्टें की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, और वो इस साल भी मेरे उस कनाल जो है वो नहीं बन सकेगी। इसी तरह हाकड़ा कनाल है सर, जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि काटन का वो हमारा डिवीजन है मुल्तान, यकीन करें कि मेरे अपने इलाके में महीने में 1 दफा पानी आता है। अगर उस हाकड़ा नहर पे पैसे खर्च किए जाते तो जिस तरह हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहब क्लाइमेट पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे तब्दीली आ सकती है ठीक जब है। आप डैम बनाएंगे, दरख्त लगाएंगे। अच्छा जरा इस पे आप जरा खुरम साहब से पूछ लें आपकी प्रपोजल्स पे। खुरम साहब बड़ी अच्छी प्रपोजल है। बिल्कुल, बहुत बहुत देखें, एक तो मैं पहले एक्नॉलेज करना चाहता हूँ ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ कोर्स मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक रिप्रेजेंटेशन अपनी लेकर आएँ और ज़रूर मिलें आके, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आप इन्होंने बड़ी दूर से आना है, कोयटा से। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी एक डेलीगेशन ज़रूर लाएं। देखिए दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक 5-6 इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ज़रख़ैज़ी। आप ये नाम ज़रा जाके देखें, और ये लॉन्च किया है कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें 300 अरब रुपए की फाइनेंसिंग सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ मिल के हम इसको रोल आउट करें। और ये किसके लिए? ये छोटे किसानों के लिए। 1 मिलियन तक के लोन्स हैं इसके अंदर, और कोलेटरल फ्री लोन्स हैं। इसके साथ इनपुट्स और जियो टैगिंग के साथ जो है हर सारी सपोर्ट दी जा रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। जियो टैगिंग जी, क्योंकि आपको पता हो ना ज़मीन कहाँ पर है, और ज़मीन कहाँ पर है, और क्या उसकी आगे जो है वेदर कंडीशन होगी, ये इनपुट भी देना किसानों को। अपलिफ्टिंग होनी है स्किल वाइज भी, और आपकी जो है प्लानिंग वाइज भी। तो देखें, छोटे कर्जे सपोर्ट, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, और फाइनेंस मिनिस्टर इसको लीड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बस कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्कीम शुरू हुई है, छोटे किसानों के लिए शुरू हुई है, और ये अपना जो है। और मैं आपको बताऊँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपने आबाई गाँव गए थे, आपने देखा वहाँ पे कुछ लोगों ने, जैसे वीट की मैं बात करता हूँ, वीट पर माउंट जो है वो 40 आ रही थी, किसी की एवरेज 40 के करीब है, और किसी की 70 और उससे भी ज़्यादा आ रही थी। तो उनको जो है हमें सपोर्ट करना है डेफिनेटली, और एग्रीकल्चर डेफिनेटली बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जी, सरदार साहब ये बताएं कि अभी कह रहे थे खुरम शहजाद साहब कि हम एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जब बात होती है तो जो एक्सपोर्टर है वो कहता है जी कि हमें जनाब वो हुकूमती इदारे जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई शिपमेंट में भेजने में या वहाँ से चीज़ें मंगवाने में, वो बड़ा तंग करते हैं। तो इसमें आप क्या प्रपोजल देंगे? देखिए जी, एक तो सबसे पहले ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे। हमें इस खित्ते में कम्पेटिटिव होने के लिए हमारी गुड्स को क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। हमें एनर्जी जो है वो खित्ते में सबसे महंगी है, तो टारगेटेड एक्सपोर्टर्स को इस एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में तब्दीली आ नहीं सकती हकीकी मानों में, और हमारा ये बजट डेफिसिट पूरा हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें चाहे वो एसएमईज़ हों, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि समीडा जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था उसको हमने दोबारा एक्टिव किया है ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट किया जाए। उसके अलावा जो हमारे सर बहुत से फ़र्ज़ करें टोबैको की इंडस्ट्री है, तो टोबैको के लोग जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा एडवांस टैक्सेस लेते हैं। जब आपने उनको कल रिफ़ंड ही करने हैं तो आप उनको क्यों उनका कैपिटल अपने पास इतना ज़्यादा इंगेज करके और उनको इस फाइनेंशियल बर्डन और कंस्ट्रेंट में डालते हैं। तो उनको, और वहाँ पर जो एफबीआर के लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ अब आपने सर न्यूजीलैंड दूसरी जगहों पे बिड्स विन किए हैं, पाकिस्तान में आपने फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है, लेकिन वहाँ जो एफबीआर के लोग उनकी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए होंगे वो उनको वक्त के ऊपर शिपमेंट्स नहीं जो है वो निकालने देते। उसके लिए किसी दिन आप समझ लें कि 40-40, 50-50 लोग इनके वहाँ पे डिप्यूटेड हैं और वो तंग करते हैं लोगों को। तंग नहीं करते, पैसे मांगते हैं सर। तंग इसीलिए बात करें ना, तंग करने इसीलिए हैं
कि वो फिर आपको पता है कि ये हो। तो कुछ केसेस हाईलाइट हुए जो हमने, मुझे पता है कि आपको भी तंग किया जा सकता है जी, मुझे भी तंग किया जा सकता है, किया जा लेकिन अजमल बलोच साहब आप थोड़ा बताएं, मुझे क्या तंग करना, कैसे तंग करते हैं? अपना एक्सपीरियंस बताएं ना ज़रा, ताकि खुर्रम शहजाद साहब जो है वो नोट करें ना चीज़ें कुछ। सर देखें, जो हमारे वज़ीर तिजारत हैं, हमारे वज़ीर सनत व तिजारत हैं, उनका काम है वो सनतकारों के पास भी बैठे हों, वो ताजरों के पास भी बैठे हों। जो ज़राअत के वज़ीर हैं, पूरा साल होता है, कोई किसी के पास जाता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद सनतकार हैं। चलिए वज़ीर आज़म साहब तो नहीं जा सकते, ये बाकी लोग तो जाए ना। अभी मेरा भाई, मैं चूँकि किसान का बेटा हूँ, ये नहीं बता रहा है कि सारा पानी रास्तों में चोरी होता है, ज़मीनों तक पहुँचता ही नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है हमारा पानी चोरी कराने वाला, ये पैसे लेके ऊपर पानी दे देते हैं, नीचे आता ही नहीं है। टेल पे जो लोग बैठे होते हैं मर जाते हैं। इसी तरह खाद की बोरी जो 17,000 की है, पड़ोसी मुल्क में 4,000 की है, ये विद टैक्स है। वे क्यों है? ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए ज़राअत, जब तक ज़राअत, अभी देखिए गंदम लेके रुल गया, गन्ना लेके रुल गया, हमारा आलू लेके रुल गया, यही हालत ताजर की है। IMF की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग, यानी आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत ही नहीं रखता है। जब आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत नहीं रखता है तो दुकानदार क्या करेगा? फिर दुकानदार के पास पैसे नहीं होंगे, सनतकार क्या करेगा? 150 से ज़्यादा सनत हमारी बंद क्यों हो गई है? इसी वजह से हो गई है कि अब इनको चाहिए हुकूमत को कि उनमें सकत पैदा करें खरीदारी की, लोगों में पावर लाएं ताकि लोग कुछ खरीद सकें, तो ये माशी हालात हमारे ठीक हो सकें। ये बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं सर एक ऐड करना चाहूँगा कि देखें, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का शोबा है ना, इस पे एक्टिविटी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हम कैपिटल में इस वक्त बैठे हैं, हमारे यहाँ पिछले साल में CDA ने इतने ज़्यादा चार्जेस बढ़ाए हैं कि जो एडिशनल FAR चार्जेस हैं वो 950 रुपये से बढ़ा के 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक किए, और आप उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हाल्ट है। कैपिटल में आपने देखा कि कोई नई ऑक्शन में लेके आते हैं, जो प्लॉट 34 लाख रुपए गज़ बिकता था, आज वो 22 लाख रुपए गज़ बिकता है। तो हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है, कुछ तो IMF की कंडीशन है, यहाँ तो CDA ने खुद ये चार्जेस लगाए हैं, और जिस वक्त चार्जेस नहीं लगाए थे उस वक्त रेवेन्यू इस हेड में 4.5 अरब रुपये का था, और पिछले पूरे साल में जब ये चार्जेस लगाए टोटल 28 करोड़ रुपये अब CDA को। तो आप बताएं कि जिन साहब ने ये काम किया था, क्या उनकी सरजनिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और फिर अब एक डिसीज्ड है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो जायदाद है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो। उसको कहते हैं FPR वैल्यू के 0.2% और 0.5% के बराबर आप हमें फ़ीसें दें, तब जाके हम आपकी जायदाद ट्रांसफ़र करेंगे। जब इंतकाल होता है तो कोई डिसीज़्ड का इंतकाल, क्या रेवेन्यू वाले भी कहते हैं कि आप हमें पैसे दें तब हम आपके नाम पे जायदाद ट्रांसफ़र करेंगे? यार, अब किसी का वालिद फ़ौत हो गया है, वो उसकी अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो जब आप उसको मुंतकिल कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा फीसेस आप क्यों? तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और खामखा के चार्जेस हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। ये अगर सही करेंगे तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे विजन है इंटीरियर मिनिस्टर साहब का कि इधर नया मैनहट्टन बनना चाहिए। तो मैनहट्टन कैसे बनेगा? यहाँ तो मल्ला शाह सुल्तान नहीं बन सकता। CDA के ये जो अफसरान हैं, इनकी लेकिन आप मौजूदगी में कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इस्लामाबाद में, देखिए पूरा इस्लामाबाद सारा जानता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई सीक्रेट नहीं है कि इधर फ्लाईओवर बनता है, एक बारिश आती है धड़म से नीचे, वो तो प्राइवेट लोगों ने बनाना है सर, ये तो CDA बनाता है। CDA भी तो आगे प्राइवेट लोगों से बनवाती है ना। सर, मैं ये मुझे कह रहा हूं, उन प्राइवेट लोगों का पता है जिन्होंने वो बनाया ना, तो मैं सिर्फ आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी तो ख्याल करें ना। सर हमने देखें, वो तो CDA के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने तो प्राइवेट अपनी बिल्डिंग जाती बनानी है। हमने इनको भी इनसे प्लॉट पैसों पे खरीदना है, और खरीद के अपने पैसों, इन्होंने हमसे कंप्लायंस करानी है, और हमने वो हमारी कौन सी। अच्छा, एक मैंने जी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद खालिद हुसैन बाट साहब जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा खालिद साहब, आपने कुछ प्रपोजल्स दे दिए हैं, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि जो अगर ये हुकूमत जो है कुछ ऐसे इक़दाम करती है जिससे कि किसानों को फ़ायदा होता है, तो क्या आपको लगता है कि इस साल बजट की अनाउंसमेंट के बाद जो हमारी जो ज़रूरी पैदावार है उसमें इजाफा भी होगा? जी हम साहब, बिल्कुल इजाफा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सीड हमें मिल रहा है, आप यकीन करें कि कॉटन अभी गवर्नमेंट पंजाब कर रही है, यकीन करो कॉटन मैंने खुद 3 दफा काश्त की है, क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे कॉटन काश्त करते हैं
और पौधा निकलता है तो जल जाता है। तो पिछले साल की निस्बत इस साल 15% कॉटन कम काश्त हुई है, जबकि एक दौर था कि 1.5 लाख कॉटन हम पैदा करते थे और बाहर बेचते थे। आज 70,000 कॉटन पैदा कर रहे हैं, उसमें भी इस साल 15% कमी आ गई है सर। तो मैं हैरान हूं कि हमारे बजट में जिन चीज़ों ने बाहर जाना है, एक्सपोर्ट, अभी देखो हमारी गंदम इस टाइम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। अल्लाह दुआ है, कल फकीर वाली हुरुनाबाद भावल नगर में पुलिस ने अखीर कर दी किसानों की चार दीवारी जो को ना, उनके घरों पे छापे मारे, उनके घरों पे गंदम पड़ी बाहर निकाली, और जो बेचारा खरीद के अपने घर में रख रहा था उससे भी छीन लाए, जो सीड के लिए रखा था वो भी निकाल लाए। देखें ये कैसा जुल्म है कि चीनी मालकान को डीरेगुलेट किया तो उसको कहती है पंजाब गवर्नमेंट कि आप डीरेगुलेट हैं, बाहर भेज सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से। और हमें जो हमारी गंदम है, आपको 2 दफा प्रोग्राम में पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी कि इस साल गंदम कम काश्त हुई है, जबकि गवर्नमेंट पंजाब कह रही थी कि हम वाफर मकदार में हैं। तो वाफर मकदार में है तो गंदम तो 4,000 रुपए पे भी नहीं मिल रही, तो कहाँ गई वाफर मकदार में? तो अभी 30 लाख मैट्रिक का टन गंदम पंजाब मंगवाना जा रहा है और सूबे बंद किए हैं, जिससे बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत खराब है कि KPK में है। आप सूबे बंद करके, गंदम बंद करके एक नफरत का पैगाम दे रहे हैं, और अभी चीनी वाले तकरीबन कुछ 6-7 लाख मैट्रिक टन बाहर भेज रहे हैं। तो मैं आपके हवाले से ये अपील करता हूँ कि बाकी ना में बजट दें, कुछ ना दें, हम तो रुल रहे हैं जैसे रुलते रहेंगे, लेकिन एक हमारे पे रहम करें कि हमारी चार दीवारी का ख्याल रखें। जब हम डीरेगुलेट हो गए, प्राइवेट कंपनीज खरीद रही हैं, तो पुलिस के जरिए और पैरा फोर्स के जरिए हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं? हम 2 साल मिन्नतें करते रहे कि ले लो, गंदम नहीं खरीदी, आज घरों पे छापे हैं। ये जुल्म है हामिद मीर साहब, यकीन करें इतने मुश्किल हालात है। और दूसरी मैं अपील करता हूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि हमने बैंकों के लिए, किसानों के लिए लोन रखा था, उसकी इतनी कंडीशंस हैं कि वो किसान ले नहीं सकता, उसका प्रपोजल बनाओ, आपने उस प्रपोजल को अच्छा, ये जो आपका नुक्ता है, इस पे मैं चाहूंगा खुर्रम शुजात साहब थोड़ा सा और भी आप थोड़ा सा एक मिनट अगर और मिल जाए तो। जी प्लीज। इसी तरह तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस टाइम 3 चीजों पे गवर्नमेंट बजट में काम करे। क्लाइमेट चेंज पे सीड तैयार करे कि जिस टेम्परेचर का एस्टम है उसमें हमारी वो आ जाए। दूसरा, हमारे कैनाल्स को बेहतर करे। तीसरा, जो हमारी इस टाइम पैदावारी है, अब यकीन करो मैं दुश्मन मुल्क का नाम भी नहीं लेना चाहता, पड़ोसी मुल्क में काटन 70 मन हो रही है, मेरे पास 12 मन हो रही है। पड़ोस की गंदम 100 मन हो रही है, मेरे पास जो है ना 30 मन हो रही है। तो खुदा के वास्ते सीड पे काम करें, सीड पे पैसा रखें, कैनाल्स पे पैसा रखें। और एक आपसे अपील है कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे घरों पे छापे ना मारे। बस ठीक है, ये आपने पहले भी बात की है। जी खुर्रम साहब, देखिए पॉइंट नोटेड, ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी सजेशंस भी हैं। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, ये कह रहे थे कि वो जो 300 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ज़रखेज़ी, उसमें अनकोलेटरलाइज्ड लोन्स हैं, यानी कि ज़मीन अगर आप ओन नहीं भी करते फिर भी आपको मिलेगा, और 1 मिलियन तक का, 10 लाख रुपए तक का लोन है। छोटे लोन्स हैं ताकि अपलिफ्टिंग हो छोटे किसानों की। तो मैं फिर कहूँगा जाके स्कीम देखें, उसमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं है, शुरू हो गई है, डिसबर्समेंट शुरू हो रही हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो की क्लाइमेट का मैं कहूँगा, देखें आबिद साहब आपको भी पता है 2 बड़े चैलेंजेस है पाकिस्तान के। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोलते हैं, सब ये इसको हाईलाइट करते भी आए हैं कि पॉपुलेशन है और दूसरा क्लाइमेट है। क्लाइमेट से पूरा मुल्क जो है इस वक्त 2-4 है। इसमें फेडरेशन तो काम कर रही है अपना। हम देखें 2-3 चीज़ें, हमारे पास डेटा भी मौजूद है, हमारे पास फंडिंग भी है, हमें IMF ने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके लिए, RSF जिसे कहते हैं। और दूसरा जो है हमें वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहा है, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 10 साल का, $20 बिलियन का, उसमें भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्लाइमेट पे फंडिंग डेटा अवेलेबल है। जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करने ना हमने, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, और इसमें ना प्रोविंसेस का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, वो जो सीड की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ें आप देखेंगे, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी चीज़ें दें। सर 2 चीज़ें और मैं आपसे कहूँगा। एक तो ये कि इंगेजमेंट की जो बात कर रहे थे हमारे कुलीग, आप यकीन करें 4 लोगों ने बड़ा इस पर काम किया है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, 6 से 8 कमिटीज़ बनाई उन्होंने, और सारे उसके जो चेयरपर्सन्स थे सब प्राइवेट सेक्टर से थे। उसके बाद, और ये सर 6 महीने पहले काम शुरू हुआ है बजट की प्रपोजल्स का। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, मैं खुद गया हूँ चैम्बर्स में जाके मिले हैं, हम सारी चैम्बर्स, एसोसिएशंस और जितने आपकी जो है काउंसिल्स हैं, जितने आपकी बिजनेस लॉबीज़ हैं, जितनी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सबके साथ जाके मिले।
ये हम नहीं कर रहे अब कि वो पहले होता था ना कि मई में आप दरबार लगाते थे, अपने पास लोग आते थे, अब बैठ के कहते थे कि जी यहाँ प्रपोजल दें, देखते हैं क्या आता है। हम खुद जा रहे हैं अब, और 6-6 महीने पहले कंसल्टेशन शुरू हो रही है। और इसमें एक हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन फाइनेंस, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया, इन सबके साथ खुद जाके मिले, अभी भी मिल रहे हैं। ये 3-4 लोग हो गए, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ और MOS, DPM ने भी बहुत कोशिशें की। देखिए हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं और कंसल्टेशन के साथ हम लोग बजट इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। और वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने DPM का जिक्र किया, जी जी, तो वो तो बड़े मसलों में उलझे हुए हैं, तो वो उनको आप क्यों बार बार खींच के लेके आते हैं? देखें जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जहाँ पे वो करते हैं। देखें वो एक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, उनको एक बैकग्राउंड का पता, और एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा रह चुके हैं। तो देखें जहाँ पे जो है बेहतर काम कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कर रहा है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एज होल अप्रोच जो है ना वो चल रही है इस वक्त। ये नहीं है कि एक बंदा लग रहा है दूसरा बंदा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर लीड ले रहे हैं, MOS उसमें साथ काम कर रहे हैं। खालिद बाट साहब ने जो कहा कि वो जो छोटे कर्जे हैं उनको हासिल करने का तरीकाकार कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड? मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, जाएं छोटे किसानों के, मैं तो कह रहा हूँ जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। लेकिन इनका ये होगा कि देखें मुश्किलात हाथी होंगी, लेकिन अपनी प्रपोजल्स हैं। जी खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि जो हमने लोन दिया है उसमें जमीन का होना शामिल नहीं है। उसमें जो लोग कर्जे ले रहे हैं ना, वो हमारे शहरी भाई भी हमारे साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो इनको प्रपोजल ऐसे बना के दे रहे हैं जिसपे कर्जे दे रहे हैं। ये हमें जो किसानों की जिम्मेदार है उसको कर्जा नहीं दे रहा है। मुझे ये साबित करवा दे कि किसानों ने कितना कर्जा लिया है। अच्छा। अभी उन्होंने एक स्कीम निकाली है कि हाईटेक मशीनरी के लिए हम इन्वेस्टर को 3 करोड़ रुपए देंगे कि वो जाके बाहर से चीजें लाए और किराए पे दे। कैसा मजाक है सर कि आप एक इन्वेस्टर को दे रहे हैं 3 करोड़, वो बाहर से मशीनरी खरीदेगा और किसान को किराए पे देगा। इस तरह के प्रोजेक्ट सर मैं तो जरखेजी की बात कर रहा हूँ। नहीं वो जरखेजी, वो उनका वो जो है ना एक स्कीम जरखेजी की बात कर रहे हैं, उस स्कीम का नाम जरखेजी है। सर हमें अल्लाह गवाह है, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमें 1.5 से 2 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट से कार्ड से पैसे मिले हैं, वो बिल्कुल मिले हैं, उस पर हम उनको मानते हैं। बाकी हमें कोई इन्होंने कहा था 70 लाख का कर्जा देंगे, 50 लाख का, 30 लाख का। हम जब बैंक के पास चलें ठीक है आपकी बात, ये अपने ये लेकर आए कॉन्टैक्ट बताएं। अच्छा वो कह रहे हैं, खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं खालिद साहब कि आप अपना पूरा डेलीगेशन लेके आए और इनको आगे इस्लामाबाद मिलें। तो अगर आप लेके आएंगे, कोई कंसर्न है तो हम बैठेंगे तो ये उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। जब खुर्रम शहजाद साहब कह रहे थे ना कि जी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, तो सरदार ताहिर साहब ने कहा जी कि एनर्जी बड़ी महंगी है। जी मैं तो उसका ज़रा जवाब। बिल्कुल सही बात है। देखें 3 इश्यूज़ रहे हैं पाकिस्तान में। एक एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमतें हुई हैं दोनों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए भी और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। और दूसरा जो है वो टैक्स रेट्स का बड़ा इशू रहा है। तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट्स का, जो शरह सूद होती है, क्योंकि कर्जे सस्ते मिलें, एनर्जी सस्ती हो, टैक्सेस कम हो, तो नेचुरली आपका ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपकी बेहतर होगी और लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। देखें एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि जो कर्जे 22% पे जो मिल रहे थे या उससे भी ज़्यादा, वो अब आधे हो गए हैं। तो आपका एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है, आप इंशाल्लाह नंबर देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ। 9 महीने का जो नंबर है वो तकरीबन कोई $1 ट्रिलियन पे पहुँच रहा है, 1 खरब रुपए पे पहुँच रहा है तकरीबन। अगर आप ये देखें कि एग्रीकल्चर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोलीग कह रहे थे एग्रीकल्चर का भी जो बड़े कर्जे हैं, यानी कि एक तो मैं मिलियन जरखेजी की बात कर रहा था ना, और उसमें 7,50,000 नए बोरोवर्स ऐड हो रहे हैं जरखेजी के अंदर। मैं बता रहा हूँ बड़े कर्जे जो हैं उसके अंदर तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपया जो है डिसबर्स हुआ इस साल। पिछले साल 1.8 ट्रिलियन था। ये 9 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए कर्जे जब फाइनेंस आपके पास जा रहा है, मिल रहा है ना लोगों को, कुछ लोगों को होगा नेचुरली नहीं मिल रहा। देखिए एनर्जी की मैं बात करता हूँ। देखिए एनर्जी में हुआ ही है, ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं पावर के बेसिकली लगारी साहब, आप देखें उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। उन्होंने सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने में बड़ी हेल्प की है। प्राइवेटाइजेशन के जो वजीर हैं हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। जो कीमतें हैं ना वो कहाँ थी, 60 रुपये पर यूनिट था। हमें सब आज 11 सेंट पे आ गया है। 33 रुपये की मैं बात, 33-34 रुपये की बात कर रहा हूँ। और जो एडिशनल पिछले साल के मुकाबले में 50% से ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसे 22 रुपये का यूनिट पड़ेगा। ठीक है। तो देखें एवरेज इंडस्ट्री का जो टैरिफ है वो नीचे आया है और इसमें सपोर्ट मजीद करेंगे। ये नहीं है कि दिस इज़ इनफ, इसमें बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे मल्टी बायर मार्केट क्रिएट की है, पूरा सेक्टर जो है हम चेंज करें। प्राइवेटाइजेशन के लिए भी डिस्कोस लेकर आ रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और ओवरऑल कॉस्ट जो है नीचे जाए इंडस्ट्री। अच्छा अब ये बताएं जी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर जो हैं वो मुलाजमीन भी रखते हैं, लोगों को नौकरी भी देते हैं,
ठीक है, आपके ख्याल में सरदार ताहिर साहब कि एक जो मुलाजिम होता है आपके पास जो काम करता है, कम से कम उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? सर इस वक्त तो जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है, अगर आप एक घर का बजट बनाने लगें तो आपको कम से कम 70-80 हज़ार 90 हज़ार एक आम घर का बजट जो है उसमें भी वो नहीं बन सकता। तो इस हिसाब से अगर आप सैलरीज़ देखें तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर अगर 62% टैक्सेस होंगे तो हमारे पास भी वो स्पेस नहीं है कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम दे सकें। तो ये सुपर टैक्स और ये चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं एक फैक्ट्री और लगाऊँगा, मैं अच्छा कमाऊँगा, मैं एक फैक्ट्री और यहीं पे दोबारा इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, अब देखें SIFC ने कितनी मेहनत की है, लेकिन क्या सरमाया बाहर से लेकिन मेरा सवाल ये है कि 35-40 हज़ार रुपया तो कम से कम तनख्वाह है ना जी, 40,000 इसमें कुछ 40,000 40 हज़ार में कुछ इजाफे की ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो हो सकती है जी, हो सकती है बिल्कुल। और 40,000 तो वो बेसिक है सर, और ये भी नहीं मिलती। ये भी नहीं मिलती बहुत जगहों पे। 40 हज़ार भी नहीं मिल। अजमल साहब आपका क्या ख्याल है, कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो अपने मुलाजिमीन को 40,000 से ज़्यादा दे रहा हूँ। कितनी दे रहे हैं ताकि बाकी भी उतनी दें? सर मैं तो कहूँगा जितनी, देखिए इस वक्त हालात जो हैं वो हमें इस तरफ ले जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद। हाँ, आधा पाकिस्तान जब सकत नहीं रखता खरीदारी की, दुकानदार क्या करेगा? अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने। बतौर ताजर आप ये बता रहे हैं कि आधा पाकिस्तान जो है उसकी बाइंग पावर ही खत्म हो गई। IMF ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अरसे से चिल्ला रहा था, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। ये नहीं मान रहे जी? नहीं सर, बात बाइंग पावर नहीं खत्म हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट जरा पहले आप बात मुकम्मल कर लें। मैं ये बात कर रहा हूँ, दलील के साथ कर रहा हूँ और मैं हलफ देने के लिए जा रहा हूँ, मैं बीच में हूँ। अच्छा, वो फिगर्स बताएंगे कि जी मोटरसाइकिलें इतनी जो है पहले पिछले साल बिकी थी, इस साल इतनी बिकी हैं, गाड़ियाँ पिछले साल इतनी बिकी थी, इस साल इतनी बिकी हैं। ओ सर, वो किसने लिए हैं? बात ये है, जिसने ले भी लिया है उसके पास पैसे नहीं है उसमें पेट्रोल डालने के। चलें, मोटरसाइकिल को रास्ते में लटाया। जी खुरम साहब आप बताएं। 2-3 चीज़ें हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे जो GDP ग्रोथ का नंबर है उसके डिटेल्स ऑलरेडी जो है वो आ भी चुकी हैं। जो इस मरतबा मईशत की ग्रोथ हुई है वो 3.7% है। ये अनाउंसड नंबर है ऑलरेडी, यानी कि 4.5%। सर ये 0.2% नेगेटिव थी 2023 में, आज हम खड़े हैं तकरीबन 4.5% पे। ठीक है। और इसमें मेन ड्राइवर पता है आपको कौन है? रिटेल सेक्टर। रिटेल होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर जो है मेन ड्राइवर है ग्रोथ का। मतलब मैं LSM भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी जगह। देखिए 2 बड़े सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। 6.5% जो है वो LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुई है पिछले साल के मुकाबले में, पहले 9 महीने में। रिटेल सेक्टर भी ग्रो हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि मैं बताऊं नंबर्स, सीमेंट जो है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, फर्टिलाइजर डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, मोबाइल फोन्स डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, उसके बावजूद ग्रो कर रहे हैं। तो सर मतलब ये तो नहीं कह सकते ना आपके अच्छा खालिद साहब, पावर नहीं है। खालिद साहब ये बताएं कि आपकी कुव्वत खरीद कम हुई है या बढ़ गई है? आप यकीन करें कि कुव्वत खरीद बची नहीं है। कोई 10-15% लोग, यकीन करो हामिद मीर भाई आप कभी आप हमारे साथ किसानों के प्रोग्राम करना, खुदा की कसम गरीब अपनी बेटियों की शादी करने की पोजीशन में नहीं है। इतने मुश्किल हालात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरे सारे भाई बैठे हैं, जाके गांव में देखें, छोटी जो मार्केटें थी हमारे साथ, छोटे छोटे शहर थे, वो दुकानदार भी परेशान है और किसान के पास 3 साल से ना कोई एक मिनट, आपको सर आलू 2 रुपए का बिक रहा है। ओके, आपकी बात आ गई जी। सर मैं बताता हूं, देखें ये चैलेंजेस हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि चैलेंजेस नहीं हैं और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें इसमें एक और एंगल भी है। अगर आप इस रीजन का देखें इशू पिछले 3-4 महीने में कितना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुआ है, उसके सारे इम्पैक्ट आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी कीमतें बढ़ाई गई थी, कुछ सेगमेंट को सपोर्ट भी दी गई थी, आपको पता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इसमें चैलेंजेस होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि लार्जर इकोनॉमी में इतना भी बुरा नहीं है जितना हम ये सोच रहे हैं। आपके ख्याल में देखें, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। रेमिटेंसेस आप देखें कहाँ जाती हैं, गाँव देहातों में ज़्यादा रेमिटेंस जाती है बनिस्बत शहर के। कितनी रेमिटेंस पता है इस वक्त आपकी? तकरीबन 35-36 अरब डॉलर। वो सारी बात ठीक है। और सर सुने, ये इस साल $41 बिलियन क्रॉस करेगी आपकी इकोनॉमी। चलें, अच्छी बात है, जा रही है, वो फार्म इनकम को बढ़ाती है, वो एग्री इनकम को बढ़ाती होनी चाहिए। कम से कम तनख्वाह देखें, ये तो प्रोविंसेस पे हमने कर दिया है कि अब फेडरल जो है वो ज़्यादा लास्ट। वैसे आपका क्या ख्याल है? देखें 45,000, 50,000, 55,000, 60,000। देखिए मेरे ख्याल में ना कम से कम इन्फ्लेशन के साथ जो है इंप्रूव होनी चाहिए, कम से कम इन्फ्लेशन के साथ, ताकि इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट तो आपको कंप्लीट मिले ना। और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर जो है मेरे ख्याल में इसको इंप्रूव करना चाहिए। तो कम से कम 45,000। देखिए गवर्नमेंट का काम ये है कि ऐसी पॉलिसीज दे,
इतनी बेहतर पॉलिसीज दे ताकि एक वाइट्स देखिए, फेयरनेस और इक्विटी गवर्नमेंट का काम है लेकर आना। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो सारी जो है जस्टिफिकेशन कर। जी, प्राइवेट सेक्टर सर प्राइवेट सेक्टर हाजिर है, देखें कम अज़ कम तनख्वाह, सर तनख्वाह देखें, वो जो 10% उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 40 से 45। हाँ जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत, और उम्मीद करते हैं कि जो बजट आएगा इससे गरीबों का झटका नहीं होगा बल्कि लोगों को रिलीफ मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो टैक्स दहिंदगान हैं, जो टैक्स देने वाले हैं, उनकी तादाद में अगर इजाफा होगा, टैक्स नेट में इजाफा होगा, तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।